हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, फिट होंगे। तो इस वीडियो में आ गए हैं आप सभी लोग के स्पेशल डिमांड पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान का, उसका पूरा आंसर की लेके आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट के 80 क्वेश्चनों का सटीक और सही आंसर। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने आंसर का भी मिलान कर लें। आप इतने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर बता सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं और सोशल साइंस का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वो है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन जिसमें तीन देश मुख्य रूप से गिने जाते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी होते थे उन्हें कोलोन नाम से पुकारा जाता था। मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप इसका सही जवाब दिए? अगर सही जवाब दिए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सेकंड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी स्नेहपूर्वक जवाब देंगे। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ है 1919 ईस्वी में। अर्थात जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश में हुआ था, जो काफी ज्यादा विनाशकारी आज भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आ गया जालियांवाला बाग से। क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तीसरा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी फेमस। इसको तो आपको जवाब देना चाहिए। ऑप्शन 4 दे लेते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू। तो इसका सार्थक और सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी के साथ हम यहां जाने वाले हैं इस थर्ड क्वेश्चन में। चलिए आगे हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? चौथा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा जो प्रचलित और महत्वपूर्ण था वो था बिस्मार्क। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो लौ और रक्त की नीति अपना के जर्मनी का एकीकरण अपने बाहुबल से, अपने बदौलत देने का प्रयास किए थे, करने का प्रयास किए थे। पांचवा आ गए। पांचवा देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज जो है इसकी संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे है आज की छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के द्वारा लिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा या कब किए थे? तो ये किए हैं मुख्य रूप से 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बाकी ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। ऑप्शन है मद्रास में, मुंबई में, बंबई में दिया गया है, कलकत्ता में और सूरत में। तो सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आठवां देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन काफी अच्छे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और घनश्याम दास बिरला। तो आठवें का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 9 काफी अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। तो इससे 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निक्सन, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन गलत थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पूछा है और हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। 10 देखते हैं। 10 आपके सामने कि विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? 10 का आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा। नहीं पता है
चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और 10वां का राइट आंसर होगा काउंट काउर, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 11 के पास आ गए। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति 11 में पूछा गया है। तो रक्त और लौह की नीति जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिए थे, जिसका नाम था बिस्मार्क, ऑप्शन डी जो होगा, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 12 नई आर्थिक नीति नेप, जो लेनिन के द्वारा लागू किया गया था, जिसके द्वारा वहां की जनता अर्थात रूस की जनता और बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई थी। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, और यह किया गया है 1921 ईस्वी में, अर्थात इस क्वेश्चन में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन दुर्भाग्यवश 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी। 13 देखते हैं। आपको बताना है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या है, 13 में बताना है। तो 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय को चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। 14 देखते हैं। 14 देखिए, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? आपको इसमें भी बताना है महात्मा गांधी के द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया था, 14 में बताना है। तो समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे 15, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? 15। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा बाइबिल। नेक्स्ट 16 देख लेते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? 16वें प्रश्न में अशोक जो एक चक्रवर्ती अशोक के नाम से भी जाने जाते हैं, उसकी अभिलिपि किस भाषा में, किस लिपि में है? तो वो लिपि है ब्राह्मी। बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं आपको, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सेट से आपको सामने मिल रहे हैं। अगर सेट नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। 17 देखते हैं। 17 आपके सामने आ गया है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, लेकिन कब वापस लिया गया था आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये लिया गया है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 18 रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? रूस में कब जो दास की सेवा थी या फिर दास से बनाने की जो सेवा थी, या कह सकते दास बनाने का जो क्रिया था, वो कब समाप्त हुआ था रूस में? तो 18 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 19 देखते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? जिस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया उसका नाम क्या था? तो 19 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। 20 को देखते हैं। 20 आपके सामने है। होची मिन्ह का संस्कार सरकार थी। होची मिन्ह किस सरकार की थी या किस वियतनाम में उसकी सरकार थी? दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी, ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो 20 में इसका राइट आंसर होता उत्तरी वियतनाम, अर्थात होची मिन्ह की जो सरकार थी वो उत्तरी वियतनाम में कार्य कर रही थी। 21 वार एंड पीस किसने लिखी? काफी प्रचलित और काफी बड़ी पुस्तक है, जिसके बारे में आपको जवाब पता होगा। नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय को माना जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 सोवियत संघ का विघटन हुआ था, मतलब सोवियत जो संघ है वो टूट गया था, अलग अलग भागों में बंट गया था। ये कब हुआ है आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो ये हुआ है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाने वाले हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 23 को जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? 23 का क्वेश्चन का आंसर। तो अजीमाबाद का नाम देने का श्रेय जाता है मुख्य रूप से अजीम उस शान को, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका जवाब आपको पता था? कमेंट सेक्शन में अपना अपना रिप्लाई जरूर करते जाएंगे। 24 आपको बताना इसमें है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की?
पाटलिपुत्र जो पटना का प्राचीन नाम है, उसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 24 जो है, इस 24 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। चले 25 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी ज्यादा प्रचलित। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, अर्थात ऑप्शन ए के साथ हम यहां जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 26, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग, काफी अच्छे क्वेश्चन दिए गए। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 1 जनवरी 1915 को और 1 जनवरी 2001 को। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ है वो हुआ है 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए के साथ यहां जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27 देखते हैं। 27 है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। मतलब कैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, इस 27 में आपको यह बताना है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाता पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं 28 की ओर। गैस और बिजली उत्पाद किस क्षेत्र का अंग है? 28 में बताना है आपको। तो गैस और बिजली उत्पाद जो है यह मुख्य रूप से माना जाता है, और यह माना जाता है द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि यह एक प्रकार का उद्योग है, और उद्योग जो है वो मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, और शिक्षा जो है उसे सेवा अर्थात तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। 29 में बताना है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन। हमारा पड़ोसी देश भारत की मुद्रा, जैसे जिस प्रकार से आप रुपया जानते हैं वैसे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है आपको 29 में बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 30 देखते हैं। 30 आपको बताना है कि प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है? अर्थात प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ईरान। तो 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 31 को देखते हैं। 31 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 31 में आपको इसका जवाब देना है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो आपके 31 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। 32 देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ है 1989 ईस्वी में। ऑप्शन सी के साथ हम यहां आगे बढ़ने वाले हैं। 33 देखते हैं। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन, आपको शायद ये पता भी होगा। तो 33 जो है, इस 33 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन। ऑप्शन डी के साथ यहां जाने वाले हैं। 34, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? राज्य आयोग की संख्या बताना है जिससे उपभोक्ता संरक्षण पालन किया जाता है। 34 में बताना है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35। 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 35। मतलब राज्य आयोग की जो संख्या है वो टोटल 35 है। आगे है आज 35वें क्वेश्चन में आपको बताना है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि आय समिति, विकास समिति या कर समिति? 35 का जवाब देना है। तो 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ गए हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 36 नंबर, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत जो है इसका योग जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है आय। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 को देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? प्रवाह है, आपको 37 में ये बताना है। तो 37 जो है इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, उत्पाद, व्यय और आय, ये तीनों के तीनों जो है ये सही है। मतलब यहां पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 देखते हैं।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? राष्ट्रीय आय की गणना तो अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन सबसे पहले कब हुआ है आपको यह बताना है इस 38 में। तो आपके इस 38 का राइट आंसर होगा 1868 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए आगे है 39 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? आपको 39 में यह बताना है। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य सदस्यता। ये जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं माना जाता है। 40 देखते हैं, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? 40 प्रश्न का उत्तर देना है आपको और 40 का आंसर आपको बताने का प्रयास करना है। आर्थिक आधारित संरचना कौन नहीं है? ऑप्शन है वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य और संचार। तो गैर आर्थिक संरचना नहीं है, आपको इस 40 में ये बताना है। तो इस 40 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य। ऑप्शन सी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। 41 संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है 41 में। ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से और राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। आपको ये चारों में से एक ऑप्शन का सही जवाब देना था। इसका आंसर हो जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संशोधन नंबर 74वां। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? अर्थात बिहार के नीतीश सरकार जो है अभी वर्तमान समय में अधिकतम कितने वार्ड को एक नगर निगम कहती है, आपको यह बताना है। तो 42 का आपका राइट आंसर होगा, चूंकि 37 नहीं है, 52 नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं, आगे ऑप्शन में है एक 72 दिया है, एक 75 दिया है। तो 75 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। मतलब यहां जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 43 चिपको आंदोलन संबंधित है। यह काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। चिपको आंदोलन जो 1972 ईस्वी में हुआ था टेहरीवाल नामक जगह पर। तो ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। वहां के जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो ठेकेदार थे उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, उसी के तहत चिपको आंदोलन संबंधित किया गया है। 44 नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? 44 में बताना आपको। तो आपके इस 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अर्थात इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। 45 बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की? काफी अच्छा क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, कांसीराम या ज्योति बसु। तो 45 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसीराम। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 46 देखते हैं, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल लागू जो कानून होता है वो किस पर लागू होता है, आपको यह बताना है। सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर और डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो आपके 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायकों पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे ये नियम लागू नहीं होता है। 47 देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम बिहार वासी अभी परीक्षा देने वाले हैं, वैसे झारखंड पहले बिहार में एक साथ था, तो कब ये अलग हो गया है, आपको ये इस क्वेश्चन को बताना है। तो 47 जो है इसको तो आपको याद रखना चाहिए एकदम। 47 का आपका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 48 की ओर आ जाते हैं। 48 देखिए, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? 48 में बताना है। ऑप्शन है लिखित संविधान, एक हरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय पालिका। तो 48 जो है, इस 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक हरी शासन व्यवस्था। 49 की ओर देखते हैं। आपको बताना है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 545, 543, 540 और 500, ये टोटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 545। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे है आज के 50वें क्वेश्चन की ओर। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था।
बांग्लादेश जो था वो किस नाम से जाना जाता था, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान या दक्षिणी पाकिस्तान। तो पूर्व में जो पाकिस्तान था वो मुख्य रूप से जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 51, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ जो है वो कब स्थापित किया गया था, ये आपको इस 51 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 ईस्वी में। 52 देखते हैं, इंडिका के लेखक है। तो 52 में बताना है इंडिका के लेखक कौन माने जाते हैं। तो इंडिका के लेखक माने जाते हैं मेगस्थनीज, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 53 देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश अपना भारत है भाई साहब। सारे लोग यहां पर नेता ही हैं और सारे स्टूडेंट तो आजकल बन रहे हैं ना नेता, इसलिए सबसे ज्यादा याद रखेंगे सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बड़ा, वो है भारत। 54, आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं। आंग सान सू जो है किस देश के नागरिक हैं। तो 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। 55 देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम कौन सा है। ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन डी के साथ जाने वाले हैं। 56 देखिए, आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। असम में, राजस्थान में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो 56 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो भारतीय की राष्ट्रीय जल नीति अपनाया गया है, यह अपनाया गया है सितंबर 1987 में। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 58 देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश, प्लस सबसे जंगल ज्यादा कहां है, वो कौन सा देश है, आपको 58 में ये बताना था। तो 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 59 देख लीजिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब सबसे कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन ए में लेटेराइट मिट्टी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा मतलब उपजाऊ जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। 60 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो खनिज तेल जो है सबसे ज्यादा ऐसे डिगबोई में भी होता है, मुंबई में हाई भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा यहां पर आपसे तो सबसे ज्यादा होता है असम के डिगबोई में, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 61, इनमें से कौन रोपण फसल है, मतलब किसी जो है रोपने के द्वारा फसल को उपजाया जाता है। चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सभी। तो आपके 61 का राइट आंसर होगा, चूंकि चाय भी, गन्ना भी, रबर तीनों के तीनों हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 65 देखते हैं, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन। जीवन रेखा रेल जो जीवन जीने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी। तो 62 का आपका राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 63 देखते हैं, कांवर झील कहां है। कांवर झील जो एक मीठे पानी का झील है, वो झील कहां पर है 63 में आपको यह बताना है। तो यह है बेगूसराय में। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 देख लेते हैं, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। 64, पश्चिम बंगाल, असम, केरल या उड़ीसा। तो 64 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। 65 देखते हैं, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। ये खनिज से क्वेश्चन हो गया, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अभ्रक। क्योंकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला तीनों के तीनों में कार्बन पाया जाता है। अभ्रक इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। 66 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। आपको यह बताना है, मतलब जो आम है उस आम के बगीचे ज्यादा है, आपको इसमें यह बताना है। तो अगले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल।
67 देखते हैं, कौन कोयला घटिया किस्म का है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम दिए होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो पीट ही सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है, जिसमें लगभग 50% से कम कार्बन की मात्रा होती है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं 68 की ओर। भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई थी? काफी इतिहास से बड़ा क्वेश्चन और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। भारत में चाय की कृषि कहां से शुरू हुई थी? ऑप्शन है सिक्किम, तमिलनाडु, असम और केरल। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 69 देखते हैं, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट का नाम है तो धात्विक, अधात्विक, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 69 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक। पाइराइट जो एक प्रकार का धातु का खनिज माना गया है। 70 बताना, भारत का पहला परमाणु संयंत्र, शक्ति संयंत्र कहां पर है या कौन है? ऑप्शन है तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा या कैंगा। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो स्थित है तारापुर में। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 देखते हैं, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा में किस खनिज का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है आपको यह बताना है। तो वहां सबसे ज्यादा कोडरमा, चूंकि अभ्रक के खनिजों के लिए जाना जाता है, ये झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 देखते हैं, किस देश ने ओपेक, OPEC की सदस्यता त्याग दी? मतलब एक समय ऐसा था जिसमें ओपेक की सदस्यता वो त्याग दिया था, वो देश का नाम बताना है। ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, इराक या कतर। तो 72 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। ऑप्शन डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 73 देखते हैं, इसमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? मतलब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जूट होता है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है, सॉरी देश का नाम बताना है। तो 73 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा जूट हमारे देश में ही होता है। 74 देखते हैं, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील या अमेजन। तो 74 जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील। नील नदी जो है वो आसवन बांध से संबंधित माना गया है। 75 देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। चलिए 76 देखते हैं, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? मतलब किस वर्ष बिहार में सबसे ज्यादा विनाश आया था बाढ़ के द्वारा? 1920 में, 1966 में, 2004 में, 1934 में। तो 76 का राइट आंसर होगा 1934 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 77 देखते हैं, बाढ़ के समय कौन संस्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय में सिंपल सी बात है, जो ऊंची भूमि होगी वो सुरक्षित होगा, क्योंकि वहां पर पानी नहीं चढ़ेगा। अर्थात यहां ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 78 देखते हैं, भूरस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों खिसकना, चट्टानों का खिसकना और इनमें से सभी। तो 78 जो है, इस 78 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों खिसकना, तीनों के तीनों यहां पर ऑप्शन सही होंगे। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी नंबर के साथ यहां जाने वाले हैं। चलिए 79, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन या स्थानीय लोग। जो भी आकस्मिक प्रबंधन होता है वो तीनों के तीनों पर लागू होता है। ऑप्शन डी के साथ यहां जाएंगे आगे। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन को, और अंतिम क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जहां पर ज्यादा भूकंप आते रहते हैं वहां के भवन किस प्रकार के या किस आकार के होने चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो वहां भवन जो होने चाहिए वो आयताकार होने चाहिए, ताकि गिरने का और ढहने का खतरा कम हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस तरीके से इस वीडियो में हम आपको 80 के 80 क्वेश्चन पूरे करेक्ट और सटीक जवाब देने का प्रयास किए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।